हमने बताया कि अगले हिस्से में हम बात करेंगे मुल्की इकानमी की और IMF के साथ पाकिस्तान के मामलात पे और मुल्की मईशत के हवाले से क्या डेवलपमेंट है। तो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत जनाब डॉक्टर हकान नजीब साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें फिर टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि मुल्की मईशत के हवाले से वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक जो दावे कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक हैं? क्या वाकई ही मुल्की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है? देखिए, अगर इसको इस तनाजुल में देखें कि आज से 14-15 माह पहले अगर आप जून 2023 में चले जाएं, जब IMF के साथ इंगेजमेंट नहीं हुई थी, तो रिजर्व्स जो थे वो $4 अरब से नीचे चले गए थे। इन्फ्लेशन जो थी वो 38% में थी मई 2023 को, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह 2023 मई में 38% पे थी ईयर ऑन ईयर, और इसी तरह करंट अकाउंट का खसारा बढ़ रहा था। अब जो दावा है या जो बात है जो अथॉरिटीज़ कह रही हैं वो क्या है? वो कह रही है एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन कीमतों के बढ़ने की शरह कम हो गई है। ये सही बात है, 2 साल बहुत बड़ी है, एक बेस इफेक्ट है, फ्लड्स हुए थे, क्रॉप्स हमारी अच्छी नहीं आई थी, फिर क्रॉप्स 2024 में अच्छी आती हैं, फूड प्राइसेस उसकी वजह से संभलती हैं। इंटरनेशनली थोड़ा सा, जिसको आपने कहा, पेट्रोल की कीमत जो है $85-90 से $70-75 आती है। आपके मुल्क में 24-30 रुपए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत कम होती है, उसका इफेक्ट है। रुपया स्ट्रॉन्गर होता है, उसका इफेक्ट है। सो ये एक स्टेबिलिटी जो है वो इन द शॉर्ट रन बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस स्टॉक एक्सचेंज में आपको दिखाई दे रहा है। 32,000 33,000 था 16 माह पहले आपका इंडेक्स, आज वो 90,000 को क्रॉस कर गया है। ये कहा जा रहा है स्टेबिलिटी के ज़मन में, ये कहा जा रहा है जो मईशत के इशारे हुए हैं उसके ज़मन में। पर याद रखिए कि ये एक टाइम है, ये एक स्पेस है जो आपको मिल गई है IMF एंगेजमेंट की वजह से। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपके एनर्जी सेक्टर के, आपके मालियाती खसारे के, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के, आपकी ग्रोथ के एक डाउनवर्ड ट्रेंड है पाकिस्तान में। 1961 से लेके आज तक कंसिस्टेंटली एक डाउनवर्ड स्लोइंग ट्रेंड है, इनकी ग्रोथ स्लो है। 41% के करीब आपकी पॉवर्टी है जो मल्टी डिमेंशनल है। स्टूडेंट्स जो स्कूलों से बाहर हैं वो 2.5 करोड़ हैं, स्टंटिंग 40% है। सो कुल्ली तौर पे ये मतलब नहीं है इसका कि कोई भी जो फंडामेंटल इश्यूज हैं वो सॉर्ट हो गए हैं। इन द शॉर्ट रन मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। अगर आप इन सारे इश्यूज को, जिनका कुछ का ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, कुछ का ताल्लुक प्रोविंसेस से है, कुछ का ताल्लुक हमें फेडरल गवर्नमेंट से सब निकाल के जो नीची सतह पर देने हैं उससे है, अगर तो आप ये सारे काम 3 साल में कर पाए तो फिर तो मैं कह पाऊंगा कि पाकिस्तान जो है सही डगर की तरफ चल पड़ा है। पाकिस्तान के फंडामेंटल मसाइल को रीऑर्गेनाइज करके हल करना चाहता है, वरना आपका डेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, आपके SOEs के मसाइल वहीं खड़े रहेंगे। एक मिसाल देता हूं, अथॉरिटीज ये कह रही हैं कि इस साल 600 अरब का नुकसान डिस्क्लोज करेंगे, यानी कि $2 अरब से जायद का। तो इससे इमेजिन कीजिए कि आप कितनी मुश्किल में हैं एक सेक्टर में। अगर ये सारे काम आपको होते हुए दिखाई दिए, अगर आपको कोई प्रोफेशनलिज्म गवर्नमेंट में बिल्ड होता हुआ दिखाई दिया, पैदावारी सलाहियत प्राइवेट सेक्टर की बेहतर कर सके आप 3 साल में, तो दोबारा IMF के नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब तो कहते हैं कि IMF के पैकेज के बावजूद भी मुल्की मईशत को बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। देखिए, कहने का मकसद उनका भी यही है जो मैं समझ सकता हूं कि इन द शॉर्ट रन की स्टेबिलिटी अगर कोई भी कहे नहीं है तो ये शायद ठीक नहीं होगा। मैक्रो स्टेबिलिटी शॉर्ट रन में तो है, पर इस स्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं है कि जो हमारी वल्नरेबिलिटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, यानी कि डेट की वल्नरेबिलिटीज़ फॉर एग्जांपल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी बन गए हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि पॉवर्टी अगले 2-3 साल में कम होती दिखाई दे रही है। हमारे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस पे जो हमारा नंबर है वो कोई बेहतर हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है। पर इसका मतलब यह है कि टाइम एंड स्पेस मिल गया है। मेरी आउटलुक जो है वो इस पे बड़ी क्लियर है, और उस टाइम एंड स्पेस में ग्रोथ, एनर्जी, फिस्कल बैलेंस, ये सारे मसाइल जो हैं हमने हल करने हैं। पर लोग तशवीश
डॉक्टर साहब, सी पैक का दूसरा मरहला शुरू होने वाला है और वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि चीनी सरमायाकारी बढ़ेगी जिससे मुल्क की मईशत बेहतर होगी। गुजारिश इस तरह से है कि सी पैक को या कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, रिसर्च पर बेस कर कर आगे चलिए। जब ये सी पैक 1 हो रहा था, मैं गवर्नमेंट में हमेशा कहता था कि आप रिसर्च कीजिए कि इतना बड़ा लोन अगर जमा हो जाएगा, 25 अरब डॉलर पाकिस्तान आए हैं। आज हमने मतलब बहुत मुश्किल है, डेट रीप्रोफाइलिंग कर रहे हैं IPPs की। तो सी पैक 2 में क्या सरमायाकारी आएगी? क्या सिर्फ ऐसा होगा कि उनकी गाड़ियों के प्लांट पाकिस्तान में लगेंगे और वो गाड़ियां पाकिस्तान में ही बिकेंगी और हम नई, चाहे CKD हो, किट्स हों या CBUs हों, वही इंपोर्ट करके पाकिस्तान में बेचेंगे? इससे तो मसला हल नहीं होगा। सो वी हैव टू रियली सी के सी पैक 2 जो कि ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री आए जो एक्सपोर्ट के काबिल हो, मैनेजमेंट जो ट्रांसफ़र है अच्छा, यानी कि क्वालिटी पाकिस्तान में हो, जिस तरह पाकिस्तान में हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की ज़रूरत है वो हो, और ये सारा माल जो है वो एक्सपोर्टेबल सरप्लस को ऐड करे। अच्छा अगर तो ये सी पैक 2 है। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ ममालिक मिल के डॉलर के मुकाबले में कोई नई करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या डॉलर को नुकसान होगा? देखिए, कई ममालिक का ये ख्याल है कि वो इंटर रीजनल ट्रेड जैसे यूरोप में यूरो में होती है, ये बहुत मॉडर्न यूरोपियन यूनियन है जिसमें ये हो जाता है। अभी तक ईस्ट एशिया में भी ऐसा नहीं हुआ। जो उनकी वो इकट्ठे हुए हैं, जो उनका बैनर है उसके अंडर ऐसा नहीं हुआ। आसियान के अंडर अभी आई थिंक दिस इज़ ओनली जो बहुत ही, जिसे कहेंगे, एडवांस्ड इकोनॉमीज़ यूरोप की हैं वो ये कर पाई हैं। पर इंटर रीजनल ट्रेड मतलब करेंसी स्वैप से, बार्टर से ज़रूर हो सकता है, पर आई डोंट थिंक कि आने वाले बहुत कम सालों में कोई ऐसा शिफ्ट दिखाई दे रहा है जो कि हो जाएगा। अभी भी याद रखिए, ये दुनिया फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट है। EV की मूवमेंट में मतलब डेकेड्स लगेंगे इलेक्ट्रिक पे जाने पे। ये सब तब्दीलियां आने में बहुत वक्त लगेगा। इसी में हमने काव करना है कि पाकिस्तान की आखिर नीश क्या होगी, हम दुनिया को क्या बेचेंगे। मतलब धागा, लेदर, सूतर, गारमेंट्स, यही बेच के तो शायद गुजारा नहीं होगा। सो ग्रोथ इंजन इस सारे में क्या होगा, नई ग्रोथ एवेन्यूज़ क्या होंगे, नई जो ग्रोथ जिसे कहेंगे सेक्टर्स हैं वो क्या होंगे। मे बी इट इज़ पाकिस्तान सर्विस सेक्टर जिसमें एक IT का पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ धागा, टेक्सटाइल और ये चीज़ें ही एक्सपोर्ट ना करें, बल्कि यहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री लगाई जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ऐसी चीज़ें हम एक्सपोर्ट की तरफ लेके जाएं। ये कहना है डॉक्टर हक्कान नजीब साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।